So in the last lecture we tried to study about Dobereiner's triads. हम लोगों ने Dobereiner triads थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की. We talked about the three triads that was given by Dobereiner in order to classify the existing elements जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैठ सकते थे, उनको सेपरेट या सेग्रीगेट करने की कोशिश की डोबेराइनर ने. बट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दैट. द बेसिक रीजन वॉज दैट ही वॉज नॉट एबल टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स दैट वर एग्जिस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम. जितने भी एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट थे वो उतनों को ही क्लासीफाई नहीं कर पाया, तो बचे कुछ एलिमेंट्स को वो क्लासीफाई कैसे कर पाता, जिसकी वजह से जो ट्रायड था वो फेल हो गया. ऑल्सो जो और बचे कुछ एलिमेंट्स थे वो ट्रायड के जो क्राइटेरिया था उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहे थे. अब क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे तो वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से तो बाहर नहीं निकाल सकते ना. तो पीरियोडिक टेबल से क्योंकि बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसकी वजह से एक नया पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब या फिर एक नया पीरियोडिसिटी डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड हो सके इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो द सेकेंड ट्रायल वॉज डन बाय न्यूलैंड. न्यूलैंड करके एक हमारे पास साइंटिस्ट था हु ट्राइड टू मेक द पीरियोडिक टेबल मोर क्लीनर और सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था वो. सो न्यूलैंड नेम्ड हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब ऑक्टेव्स का मतलब अलग अलग हो सकता है. आप गूगल करेंगे ऑक्टेव का मतलब तो उसमें 2-4 मीनिंग्स आ सकते हैं. रिगार्डिंग दिस चैप्टर रिगार्डिंग केमिस्ट्री व्हाट वी अंडरस्टैंड रिगार्डिंग ऑक्टेव्स इज इट इज अ पीरियोडिसिटी इन टर्म्स ऑफ द म्यूजिक. अब म्यूजिक में जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है, जैसे हम हिंदी शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक शब्द हैं जिसके हिसाब से जो म्यूजिक रहता है वो उसके उतने टाइम पीरियड के बाद एक रिपीटेशन ऑकर होती है. आप कभी भी कोई रैंडम सॉन्ग जब सुनते हैं तो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में आता है कि सेम पैराग्राफ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता ही होता है. तो दैट रिपीटेशन इज नथिंग बट द पीरियोडिसिटी ऑफ दैट सॉन्ग. और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो रिपीटेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस सा पे आ जाता है वो सारी चीजें. तो दैट कैन बी कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी, क्योंकि एक चीज जो है वो वापस रिपीट होने वाली है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. वैसा ही न्यूलैंड ने कोशिश की यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम देने की ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स. अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर एक सिंपल सी चीज नोटिस की जाए तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए है. मतलब सारे गामा पाधानी लिखा हुआ है. आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जो बाहर के कल्चर का जो म्यूजिकल वर्ड्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इंडियन यूज किए हैं बिकॉज आप लोगों को याद करने में आसानी होगी. एज इट इज देखा जाए तो एलिमेंट्स यहाँ पर क्या क्लासिफाई किए हुए हैं: हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एलिमेंट, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल सेम ग्रुप में डाला हुआ है. कोबाल्ट निकल की उस टाइम पे प्रॉपर्टी अलग अलग पता ही नहीं चल पा रही थी. एक्चुअली हम कोबाल्ट निकल के बारे में थोड़ा और आगे भी पढ़ेंगे. कोबाल्ट निकल को आगे वाला साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और उसने भी सेम ही ग्रुप में डाला था. अब इसका सिंपल रीजन मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि कोबाल्ट निकल का जो एटॉमिक रेडियस है वो भी काफी 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 सिमिलर है. उनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनका सेपरेशन टेक्निक भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो उनके अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस आते हैं ना वो थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी में आ सकते हैं, या तो उनके मास में बहुत छोटा सा चेंज है. वो मास का जो बहुत छोटा सा चेंज है उसको इंक्लूड करके कुछ लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था. एंड जो मॉडर्न आप पढ़ते हैं, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास कोबाल्ट निकल प्लेस किया हुआ है, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. तो हम उसको डिस्कस करेंगे आगे. बट अभी तक ये जो अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ तक मॉडिफाई इतना हुआ ही नहीं था. अगर मॉडिफाई नहीं हुआ है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उसको कहाँ पे प्लेस करना है. सो इसलिए कोबाल्ट निकल की जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की गई थी वो इनके बराबर आ रही थी, तो उसने प्लेस कर दिया उसी के अंदर. देन वी हैव कॉपर, जिंक, इट्रीबियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, bromine, rubidium, strontium, cerium and lanthanum, and this is called as zirconium. These are the elements that were existing. We had more. ऐसा नहीं है कि वो elements हमारे पास और elements नहीं थे, हमारे पास कुछ और elements थे इसके अलावा भी, बट जो periodicity में बैठ रहे थे वो इतने ही elements बैठ रहे थे. अब यहाँ पर अगर आप एक सिंपल सी चीज नोटिस करेंगे ना तो आप लोगों ने जो 9th क्लास में जितना भी रिमेंबर किया हुआ है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स 1 से 20 तक के तो अभी तक सबको याद हो जाते होंगे. तो 1 से 20 तक में जब आप याद करते हैं तो आप हमेशा हाइड्रोजन हीलियम बोलते हैं. कभी भी नोटिस करना, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद आप सोडियम बोलते हो. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखो, हम लोग हाइड्रोजन के बाद हीलियम बोलते हैं लेकिन हीलियम इधर है ही नहीं. उसके बाद हम फ्लोरीन के बाद नियॉन बोलते हैं लेकिन नियॉन नहीं है. क्लोरीन के बाद आर्गन बोलते हैं लेकिन आर्गन नहीं है. सो यहाँ पर क्यों प्लेसमेंट नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि यहाँ पर प्लेसमेंट क्यों नहीं है.
नेक्स्ट में भी प्लेसमेंट नहीं है, पर अभी रीजन बता देती हूँ, क्योंकि डिस्कवरी नहीं हुए थे। अब नोबल गैसेस है ना वो, नोबल गैसेस मतलब कि नॉन रिएक्टिव, कोई भी आ जाए उनके साथ रिएक्ट करने के लिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको करना ही नहीं है, वो थोड़े जिद्दी एलिमेंट्स हैं। जिद्दी एलिमेंट्स होने का सिंपल मतलब है कि वो बहुत ज्यादा ही स्टेबलाइज हो चुके हैं, वो ऋषि मुनि वाला स्टेबलाइजेशन मिल गया उन लोगों को, सो दे डोंट वांट टू रिएक्ट विद एनीबडी एल्स। तो वो इतने ज्यादा नोबल गैसेस हैं कि वो उस टाइम तक डिस्कवर ही नहीं हो पा रहे थे। अब डिस्कवरी के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बेसिस। डिस्कवरी के लिए या तो उनका ओर होना चाहिए जिससे मैं डिस्कवर करूं, उनका सेपरेशन कर सकूं, उनकी किसी तरीके की रिएक्टिविटी होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि सोडियम की बात की जाए तो सोडियम जो है वो बहुत रेडिली रिएक्ट करता है वाटर और एयर के साथ, और एयर का सिंपल मतलब है एयर के वाटर मॉलिक्यूल या फिर मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ, स्पेसिफिकली बता रही हूँ। तो जैसे कि वो रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे हम उसके हम कंपाउंड्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाने के बाद उसके टेस्टिंग की जाती है, उसका सेपरेशन किया जाता है और फिर उसके बाद उसको रिप्लेस किया जाता है सिंपली। बट अगर मैं बात करूं हीलियम की या फिर आर्गन की या फिर नियॉन की अगर बात की जाए, तो ये एलिमेंट्स जो है ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी से। और ये गैसेज हैं, हम कहते हैं ना नोबल गैसेज हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, ये नोबल गैसेज हैं, तो इनको पकड़े कैसे, इनको पता कैसे किया जाए। तो तब तक ये चीज डिस्कवरी नहीं हुई थी, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई नोबल गैसेज आर नॉट प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। दैट इज वन इंपॉर्टेंट रीजन। अब ये वाला जो हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, ये देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए दिस वाज अ गुड विन विन वाला सिचुएशन था कि हाँ भाई, majority elements they were able to classify, or Newland specifically was able to classify majority of the elements that were existing in that period of time. But again हर चीज का हमारे पास रीजन है, प्रॉब्लम है, तभी तो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल पर हम बढ़ेंगे। तो न्यूलैंड का प्रॉब्लम ये था ना कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो पीरियोडिसिटी में बैठ ही नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से वो पीरियोडिसिटी में डाल ही नहीं पाया। सिंपल सी चीज है, मैंने बताया ना कि कुछ और एलिमेंट्स जो थे वो छूट गए थे यहाँ से, क्योंकि वो पीरियोडिसिटी में बैठ नहीं रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे फिर वो मैच नहीं कर रही थी, इसकी वजह से वो छूट गए थे। और इस पीरियोडिक टेबल में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखें तो इसमें भी प्रॉब्लम है, जो क्लासिफिकेशन किया है प्रॉब्लम्स है इसमें। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने डायरेक्टली कोबाल्ट और निकल डाला हुआ है। और अगर मैं इन चीजों को, अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब हाइड्रोजन तो थाली का बैंगन है, क्लियर कर देती हूँ, हाइड्रोजन थाली का बैंगन है। हाइड्रोजन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। उसको दोनों जगह पैर रख के, दो नाव पे पैर रख के चल रहा है वो, एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्लासिफाई वेदर हाइड्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल। तो वो दो नाव पे पैर रख के चल रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने किसी एक में डाल दिया तो वही गलत कर दिया है। दूसरी चीज, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इवन ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम लोग? दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लाइक कोई किसी टाइप का कंडक्टर नहीं होता, उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल्स। पर अगर आप यहाँ पर कोबाल्ट और निकल नोटिस करोगे ना, तो कोबाल्ट और निकल आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये यहाँ पर थोड़ा गलत प्लेसमेंट हुआ है, इनके रिएक्टिविटी इनसे थोड़ी बहुत मैच करती है, इसलिए इसकी वजह से प्लेस कर दिया था इसको, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन में आती है तो प्लेस कर दिया गया। अदर देन दैट ये थोड़ा बहुत बड़ा वाला फ्लॉ हो गया, एक्चुअली बड़ा ही ज्यादा फ्लॉ हो गया हमारे पास, सीरियम एंड लैंथनम। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप नोटिस करोगे तो सीरियम एंड लैंथनम जो है वो पूरे के पूरे मेजर पीरियोडिक टेबल से नीचे छट के मिलता है आपको। दैट सिंपली मीन्स दैट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल। बेसिक रीजन है, दीज एलिमेंट्स आर ऑफ हायर डिग्री ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर के एलिमेंट्स है, मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो एकदम डिफरेंट है, इनका एग्जिस्टेंस डिफरेंट है, इनके शेल्स बहुत अलग तरीके से ओरिएंटेड है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत अलग तरीके से ओरिएंटेड है, इनका सेपरेशन टेक्निक नॉर्मल वाले एलिमेंट्स के सेपरेशन टेक्निक से बिल्कुल मैच नहीं करता। लेट मी टेल यू, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, इनका एग्जिस्टेंस ही अलग तरीके से है। सो दीज आर नॉट, दे आर नॉट सपोज टू बी हियर, इनका कुछ मैच नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत वैलेंसी मैच कर जाती है तो हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन की वैलेंसी जो होती है वो +3 होती है, एल्यूमिनियम की भी +3 होती है, क्रोमियम भी +3 में काफी स्टेबल है। आई एम सेइंग दैट क्रोमियम जो है अपने +3 में काफी स्टेबल है, मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम दे देगा तो वो काफी स्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ +3 में ही स्टेबल है, वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी के हिसाब से भी अलग अलग तरीके से स्टेबिलिटी दिखाता है।
उसके बाद इट्रीबियम, ठीक है, इट्रीबियम में +3 में स्टेबल है, ये लैंथेनम भी +3 में है, बट सीरियम अगर मैं आपको स्पेसिफिकली अगर सीरियम बताऊं, सीरियम सबसे अच्छा सीरियम जो है वो 4th में दिखाता है, 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में सीरियम सबसे स्टेबल दिखाता है। तो थोड़ी बहुत अगर इनकी वैलेंसी मैच करती है तो मैं उसको सेम में प्लेस कर दूं तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, नो, दिस इज नॉट द केस। किसी भी एलिमेंट को उसके ग्रुपिंग में डालने के लिए ना एक कुछ खास प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए। खास प्रॉपर्टी इन द सेंस दे शुड बी रिप्रेजेंटिंग देयर सेम वैलेंसीज, जैसा कि इसमें हो रहा है, बट दे शुड ऑल बी आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फैमिली की लीनिएज के बारे में बात की जाए तो एक फैमिली की लीनिएज में एटलीस्ट सरनेम तो सेम होना चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं किसी अगर फैमिली की लीनिएज है तो मैं कोई एक अफ्रीका से उठा लूँ, कोई अंटार्कटिका से उठा लूँ, कोई नॉर्थ पोल से उठा लूँ, कोई एशियन उठा लूँ। वी कैन नॉट डू दैट। फैमिली लीनिएज ऐसे नहीं होती है। फैमिली लीनिएज में देयर शुड बी सम सिमिलैरिटी एटलीस्ट। आप किसी भी पीरियोडिसिटी के कैटेगराइजेशन में आप रेड प्लेस कर रहे हो और रेड के बाद डायरेक्टली ब्लू नहीं प्लेस करते हैं कोई भी। आप एक प्रॉपर कलर की तरीके से आगे बढ़ते हो। किसी भी रेनबो कलर में आप एक प्रॉपर कलर टेक्निक यूज करते हो। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनिएज, देयर शुड बी अ प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उस चीज को रिपीटेड फॉर्म में यूज कर सके। मैचिंग प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना, बट यहाँ पर मैचिंग प्रॉपर्टी नहीं मिल रही हम लोगों को कहीं कहीं। तो ये एक मैचिंग प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम था, प्लस जो इसके जो पीरियोडिसिटी फॉलो करनी चाहिए थी, जो सारे गामा पाधा नी सा पे वापस प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर्टी भी सेम नहीं हो रही थी। ऑल्सो जो एलिमेंट्स आजू बाजू के थे, जो बचे कुछ एलिमेंट्स थे, हम उनको भी प्लेस नहीं कर पा रहे थे। अब अगर मैं एलिमेंट्स ही प्लेस नहीं कर पा रही हूँ तो क्या फायदा हुआ ये पीरियोडिसिटी के फिर किसी पीरियोडिक टेबल के देने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बहुत सारा सामान घर में ले लिया, सपोज आपके घर में ऑलरेडी बहुत सारा फर्नीचर है बट मैं और फर्नीचर लेकर आ गई, तो क्या व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फर्नीचर इफ आई डोंट हैव द स्पेस, और इफ आई कैन नॉट अरेंज, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। That same thing happened here also. Elements were very like in a good quantity. 80-81 elements बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, लेकिन अगर ऐसा पीरियोडिक टेबल अगर आप बना देते हो जिसके अंदर मैं प्लेसमेंट ही नहीं कर पा रही हूँ और आपको एलिमेंट्स छोड़ने पड़ रहे हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है। बाकी एलिमेंट्स ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बैठे रहेंगे अकेले। नो, एवरीथिंग हैज टू बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर मैनर। दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज अ गुड थिंग कि ज्यादा प्लेसमेंट की कोशिश की गई। एटलीस्ट ही ट्राइड टू फाइंड आउट पीरियोडिसिटी, एटलीस्ट ही ट्राइड टू फाइंड आउट द पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, बट नो, इट वाज नॉट अप टू द पार। इट वाज नॉट अप टू द पार और इतना रिक्वायर्ड नहीं था। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. Mendeleev's periodic table is one of the most prominent periodic table, and that is what we are going to study in the next lecture.